नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का शो जो है वो और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वो इसलिए कि बता दें कि नमन सर ने मुझे एक खबर दिया था कि इस पर आज जो है पंचनामा करना है रिसर्च करने के लिए, लेकिन 7 बजे ये खबर मिली। लेकिन 3 घंटे तक मुझे ना इंटरनेट पे कहीं ये खबर मिली, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप सोचिए कि वो कौन सी खबर होगी। फिर नमन सर आए तो उन्होंने हमें सोर्स बताया कि ये खबर एक्चुअली कहाँ की है। मैं बता दूं कि ये कर्नाटका की खबर है और बिहार से इसका बड़ा तगड़ा लिंक है और उस लिंक को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले उस खबर को हम अच्छे से समझ पाएं तो पहले कर्नाटका के मुद्दे को समझते हैं। कर्नाटका में बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होगा कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है, कुछ मनोनयन का सीट होता है कि एमएलसी को मनोनीत करते हैं और फिर मंत्री बनाते हैं। कर्नाटका में भी वही हुआ। वहां पर जो बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल को कुछ नामों की सूचना की जो है सूची दी कि आप इनको एमएलसी बनाइए, क्योंकि उनको मंत्रालय देना था। लेकिन राज्यपाल भिड़ गए। मामला गया कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और अब जो है एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। वो क्या है निर्णय ये है कि अगर कोई एमएलसी जो है मनोनयन सीट पर अगर उनका चुनाव होता है तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट का एक बार वर्डिक्ट आ जाता है तो वो वर्डिक्ट है, वो सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये तमाम देश के हर राज्यों में लागू होगा। तो अब आपको जो नमन सर बताएंगे कि बिहार से ये कैसे लिंक्ड है, ये अपने आप में बहुत ही खास है। सर, बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? एक गाना बड़ा फेमस हुआ था कुछ दिन पहले, लालू जी और नीतीश जी गा रहे थे, ओ बेटा जी जी जी, बहुत गरम। बड़ा प्रासंगिक गाना है। पता नहीं अब तक क्यों नहीं मैंने सुना था। आज फिर इस आप पंचनामा को कर रहे हैं और मेरे दिमाग में वो चल रहा है बैकग्राउंड में, वो चल रहा है गाना, ओ बेटा जी कभी नरम नरम कभी गरम। देखिए, कर्नाटक में हुआ है और बिहार में असर होगा। असर ऐसा होगा कि मतलब क्या बताए, इतने चहीते, इतने प्यारे, इतने दुलारे नीतीश कुमार के, हाय मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कैसे इस दुख को सहन कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये वही तय कर सकते हैं। कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को वनवास पर भेजा था दशरथ ने, आज समझ में आ रहा है जब अपने परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता दें। आपने तो पृष्ठभूमि बना दी, अब मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, सुन लीजिए थोड़ा देर, फिर बाद में मजा आएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। बिहार में भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के पास एडिशनल प्रभार है शिक्षा का भी, जो कि मेवालाल चौधरी जी से छीन लिया गया था, अशोक चौधरी के पास गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था इनको। शिक्षा विभाग का प्रभार मैंने बताया ही आपको, पहले भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के बड़े करीबी लोगों में से माने जाते हैं, हालांकि शुरू से नहीं रहे हैं, हालिया दिनों में। हाँ, शुरू से नहीं रहे। अशोक चौधरी जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तो 1 साल सेंटिंग में बैठे हुए थे। उसके बाद एकाएक नीतीश कुमार के इतने करीबी होते गए कि आज नीतीश कुमार को कोई भी काम पड़ता है तो अशोक चौधरी खोजते हैं, कोई भी चीज़ उनको देना होता है तो अशोक चौधरी देते हैं। लेकिन अशोक चौधरी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, कल जो मैंने स्थापित की थी बाबा के साथ बैठकर, और मैं पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूँ, अशोक चौधरी हो या कोई हो, जो व्यक्ति नीतीश कुमार के बहुत करीब हो जाता है वो ऑटोमेटिकली सूरज के करीब होने जैसा हो जाता है। आप में लाख मित्रता हो, लाख प्यार आपका सूरज के प्रति हो, लेकिन आप जैसे ही सटिएगा तो जल जाइएगा, क्योंकि वहां पहले से एगो लाइट बल्ब जल रहा है 1000 वाट का, जिसका नाम है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह के संक्रमण में आते ही किसी का भी दिन दुनिया खराब हो सकता है। और अशोक चौधरी उसके लेटेस्ट विक्टिम है। कई आपने सुना होगा कि ब्लैक होल बन जाता है, जो प्लैनेट जाता है सूरज के आसपास जो तरह, तो वो हो जाता है, वो समस्या बढ़ती है। आज अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से बिहार में अपंग होने की स्थिति में जा रहे हैं। ये शब्द मैं जब बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को और दर्शकों को बताया था, पूरी लिस्ट मैंने दी थी कुछ लोगों का नाम छोड़कर, कि कैसे अशोक चौधरी के सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। किसी भी व्यक्ति को उनके स्थान नहीं मिला है महत्वपूर्ण इस आरसीपी सिंह के टीम में। अगर आरसीपी सिंह के टीम में स्थान नहीं मिलता है तो क्या माने हम इसे? विशेष एक संयोग मान लें? राजनीति में संयोग होता है क्या हिमांशु जी? नहीं होता। कोई संयोग नहीं होता। हर स्टेप जो है वो सोची समझी कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं, हर चीज से कैलकुलेट होता है। और आज कर्नाटक में जो हुआ है उसने कैलकुलेशंस बिगाड़ दिए हैं बिहार के। नीतीश कुमार के पास 12 एमएलसी की सीटें थी, वो मनोनीत कर सकते थे किसी को, और उसे मनोनीत करके वो फिर मंत्री बना सकते थे। लेकिन कर्नाटका की हाई कोर्ट में जो मामला येदियुरप्पा की तरफ से गया, उसमें यह स्थापित हो गया कि अब सरकार अपने कैबिनेट के मंत्रियों को एमएलसी नहीं बना सकती है,
और अगर एमएलसी बना दिया गया है मनोनीत करके, तो उन्हें मंत्री नहीं बना सकती है। ऑटो कॉन्ट्राडिक्टरी ये सिचुएशन हो गया, समझना पड़ेगा। यानी जो कैबिनेट का हिस्सा है उनको राज्यपाल मनोनीत नहीं करेंगे एमएलसी के तौर पर। आपने एक बात कही थी शुरू में कि येदियुरप्पा ने सजेस्ट किया नाम, तो उसे राज्यपाल ने कैंसिल कर दिया। ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राज्यपाल के साथ अच्छे टर्म्स हैं या राज्यपाल अगर वाकई नैतिकता पे अपने टिके रहते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि सरकार की सारी बातें मान ही ले। वो अपने नैतिकता के आधार पर तय करें कि इनको एमएलसी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब जबकि कानून बन गया है, तो अब राज्यपाल भी कुछ हद तक इसमें उनकी भी पावर कुछ सीज हो गई है। यानी अगर वो चाहेंगे भी कि नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा दे, तो वो संभव नहीं होगा। अब यहाँ एक और चीज आपको पता होगी, 2 लोगों को टेम्पोररी जो उपचुनाव के दौरान बनाया गया, विधानसभा में जो होता है एमएलसी की सीटें, तो 2 लोगों को बनाया गया। एक थे उसमें आपके मुकेश सहनी और एक थे शाहनवाज हुसैन जी। इन दोनों को जब बनाया गया तो कहा गया अरे दोनों को सेट कर दिया है भाजपा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही है। जहां इन दोनों को दे वर द ग्रेटेस्ट लूजर्स, क्योंकि इनको 2 महीने के लिए ही 2 साल के लिए ही मात्र उससे कम ही इनको एमएलसी बनाया गया था। तो यहाँ सबको दिख रहा था कि अरे मुकेश सहनी की आवश्यकता भाजपा को थोड़ी है, अगर सरकार चलती है तो आवश्यकता नहीं, तो 2-4 उनके विधायक हैं उनको कभी अपने पाले में कर लेंगे। शाहनवाज हुसैन को बंगाल चुनाव के लिए बनाया गया है, बंगाल चुनाव खत्म, काम खत्म। लेकिन अब जिन परिस्थितियों में आप जा रहे हैं, नीतीश कुमार के 8 मंत्री चुनाव आ रहे हैं। इन 8 में से समझिएगा बात को, अगर वो एमएलसी बनाते हैं तो वो मंत्री नहीं बना पाएंगे, और अगर मंत्री बनाते हैं तो 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एमएलसी नहीं बन सकते। बनना जरूरी है उसके लिए। अब यहाँ कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा नोट कर रखा है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, समझाना भी डिफिकल्ट होगा। समझाते हैं फिर भी आपको प्रयास करते हैं। देखिए, येदियुरप्पा सरकार की हमने आपको बात बता दी। यहाँ एक बात समझिए, नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से माने जाते हैं अशोक चौधरी। आरसीपी सिंह से इनका पटता नहीं है। कल हमने बताया था आपको, फिर मैं रिपीट कर दूं, ये बात थोड़ा इम्फेसाइज करना पड़ेगा इसको। 16 मई तक ये मंत्री रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले मई में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। कौन सा कार्यकाल? 2015 में जो सरकार बनी थी महागठबंधन की, उसके तरफ से एमएलसी इनको बनाया गया था। और इनको सपोर्ट किया था किसने? कांग्रेस की सीट से बने थे एमएलसी। और इनको सपोर्ट किया था किसने? इन्हें सपोर्ट किया था राजद ने। लालू यादव ने इनका नाम सिफारिश किया था, और नीतीश कुमार भी इनके नाम से एग्रीड थे, और ये वहाँ एमएलसी बने थे। आई चल रहा है 2020, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इनको नीतीश कुमार ने अपने जो भवन निर्माण विभाग दिया था पिछली बार जब मंत्री बने थे, तो मई में खत्म हो जाने के बाद चुनाव तक तो किसी तरह से खींच लिया इन्होंने, एक्सटेंशन कर लिया। लेकिन सरकार जब बदली, उसके बाद अगर ये सरकार चलती 1 साल और, तो इनको नहीं बने रह सकते थे मंत्री, क्योंकि सरकार टूट गई और फिर से बनी, कार्यकाल जो खत्म हुआ उसको फिर से बनी, तो फिर से इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। तो इस एक्सटेंशन के हिसाब से 2 महीना बीत चुका है, और मई में 6 महीने बीत जाएंगे। तब तक इनको किसी भी सदन का सदस्य बने रहना पड़ेगा। अगर मंत्री बने रहना है तो कार्यकारी अध्यक्ष थे, पावर सीज हो गई। अपने लोगों को संगठन में ऐड नहीं करा पाए, विशेष पद नहीं दिला पाए। जी बिल्कुल। आरसीपी सिंह के सामने इनका कद काफी कम है। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार जाएंगे तो पिछले गु बना के भेजा जाएगा इनको तीर्थयात्री की तरह। अब कुछ तो रिवॉर्डिंग मिले अशोक चौधरी को। अब 6 महीने बाद ये मंत्री भी नहीं रहेंगे मई के बाद, तो फिर इनकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी? तो राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएंगे बिहार में। क्योंकि और उसके बाद संभावनाएं क्या बनती हैं, अब देखने में बताता हूं आपको। विधानसभा में इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी। अब ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार को लगा कि इनको एमएलसी बना दिया जाए, तब भी नीतीश के पास ये ऑप्शन था कि वो जो आपको याद होगा कि विधानसभा में पिछली बार एमएलसी की जो सीटें थी उस पर चुनाव लड़ाए गए थे कई लोगों को जदयू की तरफ से, उसमें इनका नाम होना था। लेकिन नीतीश कुमार ने सोचा कि इनको मनोनीत करके भेज देंगे, क्यों इस लफड़े में डालना। तो आरसीपी सिंह को ये बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार फेवर कर रहे हैं इनको, और आरसीपी सिंह चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबर बराबर लगे, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा न मिल जाए, अगर वो नाम उनका ना हो तो। आरसीपी सिंह एक मीटिंग हुई संगठन की, जिसमें हमने खबर जो चलाई थी कि अशोक चौधरी बहुत नजदीक हो गए नीतीश कुमार के लॉकडाउन के दौरान, तो आरसीपी सिंह रातों रात पटना पहुंच गए, और फिर एक मीटिंग हुई संगठन की मीटिंग में ये घोषित करवा दिया कार्यकर्ताओं के द्वारा कि अशोक चौधरी बहुत मजबूत नेता है, इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।
इन्हें एमएलसी नहीं बनना चाहिए, इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। और विधानसभा चुनाव से पूरा सा लड़ाने की तैयारी भी हो गई थी। और ऐन मौके पर मैं बता दूं आपको, अशोक चौधरी ने अगर वो वाइल्ड कार्ड नहीं खेला होता, कांग्रेस के अशोक चौधरी के संपर्क में कई विधायक हैं, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ, कमजोर नेता अशोक चौधरी नहीं है, उनकी पकड़ कांग्रेस में आज भी बड़ी है, लेकिन हर दाव पे जो उनको फंसाया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो वोट बैंक पर टिकी हुई नहीं है, वो नेताओं को अपनी पाली में करने की, हाँ, वो जोड़ तोड़ की राजनीति जानते हैं। और उन्होंने उनको शेखपुरा से चुनाव लड़ाने की बरबीघा से तैयारी चल रही थी, और उन्होंने जिस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी उस सीट से विधायक को अपने शामिल करा लिया। गेम तो बड़ा खेल दिया उन्होंने। ऐसे में अब उस विधायक को चुनाव लड़ाया गया वहां से, अशोक चौधरी चुनाव लड़ने से बच गए। देखिए एक बात समझ लिया, अशोक चौधरी वहां से चुनाव हार भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और वर्तमान जो हमारा कैलकुलेशन वहां हुआ था कि अशोक चौधरी वहां से चुनाव हारते, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचा लिया, एक बड़ी जो फजीहत होने से बचा लिया खुद को। अब ऐसे में नीतीश कुमार के देखिए एक ऑलरेडी जो उनके बहुत करीबी व्यक्ति थे सुशील मोदी, वो उनसे दूर हो चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार, वैसे ही पढ़े लिखे समझदार अशोक चौधरी हैं। नीतीश को आवश्यकता है ऐसे लोगों की, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही कह रहा है, आरसीपी का संविधान कुछ और ही कह रहा है, और इस कर्नाटक के जो जुगाड़ तंत्र है इसने तो कुछ और ही बना दिया स्कीम। अब प्रॉब्लम क्या है कि नीतीश कुमार चाहते जरूर हैं कि अशोक चौधरी को साथ में रखें, रिवॉर्डेड रखें, एक अच्छी स्थिति दें, लेकिन इनके वोट बैंक पर आरसीपी सिंह को शुरू से ही शक है। उन्हें पता है कि ये जोड़ तोड़ तो कर लेंगे, नेता नहीं है, आपको पता नहीं। सुमित सिंह को इन्होंने जुड़वाया, जमा खान विधायक को उठाकर ले आए, जमा खान को लेकर आए, राजकुमार सिंह को लेकर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कहिए कि जो ओवैसी के लोग हैं इनमें भी इनका हाथ नहीं होगा, इनका हाथ हर जगह है, इनका हाथ बहुत बड़ा है, कानून से भी बड़ा, तो ये पहुंच जाते हैं जगहों पर। लेकिन इनको एमएलसी बनना पड़ेगा, तभी ये अपने मंत्रालय को बचा पाएंगे। तो विधानसभा की जो एमएलसी की सीटें थी उन चुनाव पर इनको मौका नहीं मिला, फिर विधानसभा चुनाव ये नहीं लड़े, तो इनका एकमात्र जो ऑप्शन था वो क्या था कि इनको नीतीश कुमार मनोनीत करके एमएलसी बना दे। अब तो उस पर ग्रहण लग गया, अब तो इनको एमएलसी नहीं बना सकते नीतीश कुमार, और अगर बनाते हैं तो ये मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो एक एमएलसी बनकर कितना उपयोगी हो पाएंगे पार्टी की, कितना प्रभावशाली भी नहीं रहेंगे पार्टी के अंदर खुद। ऑलरेडी इनके प्रभाव को लेकर पार्टी में बहुत तरह के संशय लोगों को है, बहुत सारा गुट है, लेकिन आरसीपी सिंह का गुट सबसे प्रभावी गुट है, और वो इनको बहुत वैल्यू नहीं देता है। वो जब परीक्षा की लड़ाई हो जाएगी, वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो कुछ लोग इनके साथ सटे थे, लेकिन सबको एहसास हो गया, अब इनके लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है इस पार्टी में, और अगर है भी तो वो बस अपने स्वार्थ तक ही सीमित हो जाता है। एक ऐसी ही घटना मैं आपको याद दिला, पिछले साल महाराष्ट्र की जो सरकार बनी थी, सारा ड्रामा आपको याद होगा, भाजपा मुख्य में थी और भाजपा बाहर हो गई, तो भाजपा का वहां पे राज्यपाल है, भाजपा ने अपने हिसाब से राज्यपाल बनाया है। अब उसका फायदा तो भाजपा लेगी, वर्तमान जो राजनीतिक चल रही है इस देश में। तो पिछली बार उद्धव ठाकरे ने अपना नाम सजेस्ट किया था, कैबिनेट का वो हिस्सा मंत्री थे, और फिर उन्होंने अपना नाम सजेस्ट कराया कि वो एमएलसी बन जाएंगे मनोनीत होकर। राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, राज्यपाल ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा विशेषाधिकार है, किसी और को आप एमएलसी बने, कैबिनेट के लोगों को मैं मौका नहीं दूंगा। इसकी वजह से इस्तीफा दिलवाकर अपने ही किसी एमएलसी को, और फिर वहां से उपचुनाव में चुनाव लड़े, और फिर जाकर मंत्री वो बने रह पाए। समझिए गेम कहाँ है। अच्छा। तो उद्धव ठाकरे सरकार है, सरकार का हिस्सा नहीं है। अशोक चौधरी जी क्या है? बहुत बड़ी बात है कि उद्धव सरकार है, सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी सरकार नहीं, सरकार के हिस्सा है, सरकार का हिस्सा भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है, सरकार के तीसरा है जी, तीसरा जगह पे आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जहां एक तरफ इतना सब कुछ पावर गेम चल रहा हो, और वो कास्केडिंग लिया कर नीचे ही जाता है जी, और नीचे जब वो आएगा तो ऑब्वियसली वो बहुत मैनिपुलेट होकर बड़ा हो जाएगा। आज एमएलसी की जिन सीटों के लिए लड़ाई पूरी हो रही थी, उसमें मामला यहां तक पहुंच गया है कि अब भाजपा के रहमो करम पर आ गए हैं अशोक चौधरी। अब राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि चाह कर भी अशोक चौधरी को फेवर नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि ऑटो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये मामला जो है अब कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है, तो फिर अशोक चौधरी का होगा क्या? अशोक चौधरी ही नहीं, 8 मंत्री हारे हैं नीतीश कुमार के, कैसे समायोजन कीजिएगा? मैंने एक बात कही थी कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो बिहार के सभी पार्टियों में हस्तक्षेप कर सकती है और तोड़फोड़ कर सकती है। आज नीतीश कुमार एक एक करके जोड़ रहे हैं लोगों को, भाजपा चाहे तो एक बार में कई लोगों को तोड़ सकती है। आप खुद सोचिए कि 8 मंत्रियों को नीतीश कुमार को एडजस्ट करना ही ना पड़ेगा। इतने बड़े कद के नेता है, जय कुमार सिंह है, उनके पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, कहाँ एडजस्ट करेंगे? 8 मंत्री हैं, कहाँ एडजस्ट करेंगे?
कितने लोगों को एमएलसी बनाएंगे? एमएलसी बनाएंगे तो मंत्री कैसे बनाएंगे? मंत्री बनाएंगे कैसे बनाएंगे? जी ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अशोक चौधरी जो आप देखेंगे हर जगह वो आगे आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जब अपने करीबियों को मिला रहे थे, तमाम विधायकों को अपने पाले में करना हो, लेकिन इस कानून आने के बाद जो है अशोक चौधरी का होगा क्या? एक उपाय है। अच्छा, एक उपाय है? एक उपाय है, एक उपाय है मेरे पास, जो कि अगर नीतीश कुमार लगाएं तो ये राम वनवास नहीं जाएंगे। कैसे उपाय है? उपाय ये है कि पिछले साल 6 सीटों पर एमएलसी, अगस्त सितंबर के आसपास हुआ था, याद कीजिए जी जी, 6 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें जदयू जीती थी, और इनमें से किसी एक की कुर्बानी दी जा सकती है, बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा गुलाम रसूल बलियावी हो, तनवीर अख्तर हो, 5 और एमएलसी हैं जिनके 2022 में समाप्त हो रहा है कार्यकाल। अच्छा, इनमें से भी किसी को इस्तीफा दिलाया जा सकता है और उनकी जगह पर अशोक चौधरी को उपचुनाव में भिड़ाया जा सकता है और उनको एमएलसी बनाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ शुरू होते हैं फिर कॉन्ट्राडिक्शंस। आरसीपी सिंह इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि संगठन का एकमात्र अभी जो डिसीजन मेकर है वो आरसीपी सिंह है। नीतीश कुमार कह चुके हैं सर्वे वही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के 2 ही मालिक हैं, एक आरसीपी सिंह, दूसरा भाजपा। हाँ, नीतीश चाहे तभी इन मालिकों से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा और वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार इन मालिकों से छुटकारा प्राप्त करने की स्थिति में है ही नहीं। तो अब यहां से क्या हो सकता है कि अब एक बात समझिए मुझे, क्या आपको लगता है कि तनवीर अख्तर, गुलाम रसूल बलियावी, जो बंगाल के चुनाव देखते हुए क्या इन लोगों से इस्तीफा लिया जा सकता है? काफी प्रभावशाली है, मुस्लिम चेहरा है, अभी जेडीयू के अंदर पहले से कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। उन्हीं को सामने करके तो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। उनके पास शाहनवाज है, तो आपके पास बहुत दिन से गुलाम रसूल बलियावी है। और गुलाम रसूल बलियावी का सीएबी, एनआरसी, इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से स्टैंड रहा है, इस व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली अल्पसंख्यकों को जितना भी हो सके नीतीश कुमार की तरफ किया है। तो आप इन्हें भी इस्तीफा नहीं ला सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत कोई बड़ा पद दे सकते हैं, संगठन के कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि उसमें भी तो लौकुश समीकरण उनका हावी है। वहां भी आरसीपी सिंह बैठे हुए हैं, वहां भी बहुत जुगाड़ नहीं हो पाएगा, तो आखिर देंगे क्या? ऐसी स्थिति में चारों तरफ से नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक चौधरी हो या कोई भी उनके करीबी व्यक्ति जो चुनाव हारे हुए हैं या जो अभी बैठे हुए सेंटिंग में या जिनको मंत्री बनाने की स्थिति है उनकी, और अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार और आगे टलेगा। इस जो नया और मामला जो नया निजाम जो आया है, इस निजाम के हिसाब से एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। यानी एक चीज अगर मैं खुद शुद्ध तौर पर आपको बोल दूं को, तो पहले ही से जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं जदयू और भाजपा के, उन रिश्तों को और बिगाड़ने के लिए ये एक नया भगवान ने ऐसा प्रपंच रच दिया है कि ये तय हो गया कि वक्त से पहले चुनाव बिहार में होंगे ही होंगे। आप इसे इनएविटेबल है, इसे टाल नहीं सकते हैं। थैनोस जब आया था तो याद है क्या कहा था? मैं होनी हूं, मुझे कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और वही अवश्यम भावी हूँ, मैं होगा ही, मुझे टाल नहीं सकता। वही है, अशोक चौधरी का बनवास जाना लगभग तय है। नीतीश कुमार कैसे बचाते हैं इनको ना, यही देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ये मैं दर्शकों को भी बोल दूं कि ये भारत लाइव के अलावा कहीं आपको खबर मिली नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। कल भी अंदर की खबर, परसों भी अंदर की खबर, आज भी अंदर की खबर। और अब यहाँ से तय होगी बिहार की जो राजनीति और पत्रकारिता की दिशा है, इस खबर को लेकर तय होगी। तो इस तरीके से पंचनामा का आज का जो शो था काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि हमने आपको जो है आगे क्या होने वाला है और इस खबर के बारे में बहुत जगह अभी तक जानकारी नहीं है। अब हम लोग खबर करते हैं 24 घंटे से पहले उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया था। कल हमने कहा था आरसीपी सिंह की कैंची चल रही है अशोक चौधरी पर, आज देखिए कितना दूर चला गया कैंची। जी, तो हमने बताया किस तरीके से जेडीयू की राह और मुश्किल होने वाले, क्योंकि उनके 8 मंत्री हार चुके हैं और उनको उनमें सामंजस्य बनाने की कोशिश जारी थी। लेकिन अब जब ये नियम आ चुका है कि कोई भी मनोनीत एमएलसी मंत्री नहीं बन सकता, तो नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और जो है नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और मंत्रिमंडल विस्तार की जो परेशानी है वो और बढ़ने वाली हैं। तो ये आज का हमारा पंचनामा शो था जो काफ़ी स्पेशल था। आपको ये खबर अभी कहीं और जगह नहीं मिलेगी। हमने बताया किस तरीके से इस नए कानून के आने के बाद कि कोई भी मनोनीत एमएलसी जो है वो मंत्री नहीं बन सकता, नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़नी तय है। दर्शकों से आग्रह है कि जो एक यूपीआई नंबर दिया हुआ है, इस तरह की खोजी पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो इन बच्चों का ध्यान भी आपको रखना होगा। ये भी जिम्मेवारी आप ही की है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।